21 जुलाई 2025 बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से एक फैसला आता है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। यह फैसला न केवल चौंकाने वाला है बल्कि मुंबई में सालों पहले हुए उस भयावह हादसे की जख्म को एक बार फिर से ताजा कर देने वाला है। अब मुंबई में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसका फैसला अब आया है? इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के प्रतिक्रियाओं का भूचाल सा आ गया है। इन प्रतिक्रियाओं को देने वालों में आम जनता से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल हैं। कौन क्या कह रहा है आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला भी बताएंगे और उस घटना या हादसे पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे जिसको लेकर यह फैसला आया है। इस चर्चा के माध्यम से हम हर एक पहलू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर, मैं हूं आंचल। साल 2006 11 जुलाई की शाम को हमेशा की तरह मुंबई के लोकल ट्रेनों में लोग खचाखच भरे हुए थे। कोई काम से घर अपने लौटने की ओर चला था तो कोई फिर नाइट ड्यूटी निभाने या किसी और काम से घर से निकला था। उसी बीच 6:23 से लेकर 6:35 के बीच मात्र 11 मिनट के अंतराल में मुंबई की वेस्टर्न सबर्बन रेलवे लाइन पर चलने वाली 7 लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसने पूरे मुंबई को दहला दिया। रिपोर्ट्स में पता चला कि इन धमाकों में 189 लोग मारे गए थे जबकि 824 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाके खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरीवली, माटुंगा और मीरा भाईंदर रेलवे स्टेशनों के आसपास हुआ। इस हादसे के बाद न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश दहल उठा। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार की आवाज ऐसी थी कि वहां मौजूद लोगों के कानों में आज भी गूंजती होगी। इस धमाके में ट्रेनों के डिब्बे जो प्रेशर कुकर में रखे आरडीएक्स बमों से निशाना बनाए गए थे पूरी तरह छत विछत हो गए। माहिम रेलवे स्टेशन की छत भी उड़ गई। डिब्बों में खून से लथपथ शव, मांस के टुकड़े और मलबा बिखरा हुआ था। कई यात्रियों के अंग कट गए थे, कुछ बहरे हो गए और कुछ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्टेशनों पर भगदड़ मच गई और डरे सहमे यात्री एक दूसरे की मदद के लिए चीख रहे थे। वहीं धमाकों के तुरंत बाद पुलिस और अन्य इमरजेंसी सेवाएं बचाव कार्य में जुट गई। इसी बीच दिखी मुंबई की अटूट भावना जब स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन घायलों की मदद के लिए आगे आए। अजनबी यात्रियों ने घायलों को पानी पिलाया, उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घायल यात्रियों को डिब्बों से बाहर निकालकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई। मुंबई के हॉस्पिटल्स, खासकर किंग एडवर्ड 7 मेमोरियल हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल और जसलोक हॉस्पिटल में घायलों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इमरजेंसी सर्जरी की बाढ़ सी आ गई थी। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को तुरंत गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज शुरू करना पड़ा। 824 से अधिक घायलों में से कईयों की हालत गंभीर थी। कुछ लोगों के हाथ पैर कट गए थे और कई लोगों को गंभीर चोटों के कारण लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच हॉस्पिटल्स में बेड की कमी और मेडिकल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव था। घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ मरीजों को तुरंत इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा। फिर भी मेडिकल स्टाफ ने दिन रात काम करके घायलों की जान बचाने की कोशिश की। कुछ पीड़ितों का धमाकों के बाद कई सालों तक अस्पतालों में इलाज चलता रहा, लेकिन लंबे इलाज के बावजूद उन्होंने दम तोड़ दिए। इस भयावह धमाके के बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। यह मामला इस कदर प्री प्लान था कि इसने मुंबई की रीढ़ कहे जाने वाले लोकल ट्रेन नेटवर्क को महीनों तक पूरी तरह ठप कर दिया। सड़क यातायात भी पूरी तरह प्रभावित हुए, जिससे रेलवे को कुल 28 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिनमें 12 करोड़ 45 लाख रुपए मुआवजा देने में, रेलवे कोचों के तबाह हो जाने से 88 लाख का नुकसान होने से। वहीं रेलवे ट्राइब्यूनल के पास 732 दावे आने की वजह से इसके निपटान में 9 करोड़ 37 लाख का भुगतान करने और घायलों के इलाज के लिए 2 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च से हुआ। बता दें कि जांच में पता चला कि इन धमाकों में एक शक्तिशाली विस्फोटक आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच की, लेकिन इस हमले के कुछ ही देर बाद ही यह मामला महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस को सौंप दिया गया। एटीएस ने दावा किया कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित संगठित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी एसआईएमआई का हाथ था।
एटीएस ने यह भी दावा किया कि यह हमला 2002 में हुए गुजरात में सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए करवाया गया था। आरोपियों का मानना था कि फर्स्ट क्लास में गुजराती ज्यादा बैठते हैं, इसलिए उन डिब्बों को ही निशाना बनाया गया। हालांकि इस केस का कमान संभालने के बाद 20 जुलाई से 3 अक्टूबर 2006 के बीच एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 15 अन्य को फरार घोषित किया गया, जिनमें से कई के पाकिस्तान में होने का शक था। इसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए नवंबर 2006 में एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 13 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई थी। इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई। अब चलिए इस चार्जशीट दाखिल करने के बाद की प्रक्रिया यानी कानूनी पहलू को भी जानते हैं कि इस केस में क्या क्या हुआ और यह केस कैसे हाईकोर्ट तक पहुंचा। इस भयावह हमले ने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की सुनवाई विशेष मकोका कोर्ट में शुरू हुई थी। 19 अगस्त 2014 को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और 11 सितंबर 2015 को विशेष अदालत ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। एक आरोपी अब्दुल वाहिद शेख को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। विशेष अदालत ने 30 सितंबर 2015 को सजा का ऐलान किया, जिसमें 5 आरोपियों कमाल अहमद, मोहम्मद वकील अंसारी, फैजल शेख, अहते शाम सिद्दीकी, नवीन खान और आसिफ खान को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी 7 तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद शफी शेख, मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मारगूब अंसारी, मुजम्मिल अता उर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख और जमीर अहमद लतीफपुर रहमान शेख को आजीवन कारावास की सजा दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने 5 दोषियों की फांसी की सजा की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की। वहीं इस मामले में सबूतों की भारी मात्रा और पेचीदगी के कारण सुनवाई में कई साल लग गए। हालांकि 2019 में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन नियमित सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन 2023 में एक दोषी एहतेशाम सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई में तेजी लाने की मांग की, जिसके बाद 2024 में जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ने इस मामले की रेगुलर सुनवाई शुरू कर दी। 6 महीने तक चली इस सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और अब यानी 21 जुलाई को सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। यह फैसला उस भयावह आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया, जिसने मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिला कर रख दिया था। यह फैसला निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, लेकिन आखिर हाईकोर्ट ने यह फैसला किस आधार पर लिया? आइए इसकी वजहों को विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रहा। कोर्ट ने कई अहम बिंदुओं पर अपनी टिप्पणी दी। चलिए इन बिंदुओं को भी एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला, सबूतों की कमी। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों जैसे बम, हथियार और नक्शे इस मामले में सीधे तौर पर जुड़े साबित नहीं हो सके। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि धमाकों में किस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। दूसरा बिंदु, गवाहों की अविश्वसनीयता। कोर्ट ने गवाहों के बयानों को अविश्वसनीय माना। कई गवाहों ने घटना के 100 दिन बाद पहचान परेड में आरोपियों की पहचान की, जिसे कोर्ट ने विश्वसनीय नहीं माना। कुछ गवाह पहले भी कई मामलों में गवाही दे चुके थे, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। तीसरा बिंदु, जबरन बयान। आरोपियों ने दावा किया कि एटीएस ने यातना देकर उनसे जबरन कबूलनामे लिए थे। हाईकोर्ट ने
इन बयानों को कानूनी रूप से मान्य नहीं माना। चौथा बिंदु, पहचान परेड की गलतियां। कोर्ट ने पहचान परेड की प्रक्रिया को भी खारिज कर दिया क्योंकि इसे बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के कंडक्ट किया गया था। बता दें कि कोर्ट ने न केवल आरोपियों की अपील को स्वीकार किया बल्कि महाराष्ट्र सरकार की फांसी की पुष्टि की याचिका को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए। बता दें कि एक आरोपी कमाल अंसारी की 2022 में कोविड के कारण जेल में मौत हो चुकी है। बाकी 11 आरोपी अमरावती, नासिक, नागपुर और पुणे की जेलों में थे। अब उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वे जिन्हें सालों से इस मामले में दोषी माना जा रहा था अब निर्दोष साबित हो गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 189 लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने का दोषी कौन था, जिनके परिवारों ने 19 सालों से ज्यादा उचित न्याय की उम्मीद लगा रखी थी? उनके ऊपर इस वक्त क्या बीत रहा होगा? खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कानून सबूतों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। अगर प्रोसिक्यूशन सबूत पेश करने में फेल हुआ है तो कोर्ट का यह फैसला कानून के दायरे में सही है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, खासकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। कुछ लोग इस फैसले में 12 लोगों को मुक्ति मिल गई ऐसा कह रहे हैं, तो कुछ लोगों का सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दोषी कौन है। अब चलिए कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है कि 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी किया। हो सकता है कोई यात्री इनमें से भी स्टोव जला रहा हो, उसकी वजह से बम धमाका हो गया। दूसरे ने लिखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष यानी सरकार मामले को संदेह से परे कुछ भी साबित करने में पूरी तरह विफल। मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में शक के आधार पर सरकार द्वारा बनाए गए सभी 12 मुस्लिम नागरिक निर्दोष, 18 साल जेल में बिताने के बाद बरी। इन बेगुनाह मुस्लिमों ने अपनी जिंदगी की 20 कीमती 18 साल जेल में बिता दिए। क्या 18 सालों की कोई भरपाई कर सकेगा? वहीं एक अन्य ने लिखा कि मुंबई बम धमाकों के सभी 12 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। इसका मतलब बम हवा ने रखे थे या फिर कोई धमाका हुआ ही नहीं। ट्रेनों की परखच्चे हवा से उड़ गए, लोगों ने खुदकुशी की थी, अब क्या ही कहे। इसके अलावा एक अन्य यूजर लिखती हैं कि 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 साल बाद सभी 12 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। कमाल अंसारी, फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नवीद खान, आसिफ खान, तनवीर अंसारी, माजिद शेख और अन्य बरी। 189 लोग मारे गए लेकिन कोई भी दोषी नहीं। कैसे? एक अन्य ने लिखा है कि साल बाद आतंकवादी नहीं बल्कि निर्दोष। मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कोई सबूत नहीं, कोई विश्वसनीय गवाह नहीं, कोई आरडीएक्स नहीं, बस जबरदस्ती कबूलनामा। व्यवस्था की नाकामी का खामियाजा और कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले पर तीखी प्रक्रिया आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हमारे लिए शॉकिंग है, हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसके अलावा एआईएमआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा बॉम्बे हाईकोर्ट का ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है जिसमें लगभग 12 लोग जो निर्दोष थे बाइज्जत बरी किए गए हैं। ये सत्य और न्याय की जीत है। ये निर्दोष लोग इतने सालों में जेल में थे, किसी ने अपने माता पिता खो दिए, किसी ने अपनी जवानी खो दी, उनके बीवी बच्चे बिखर गए। इन्हें न्याय कौन देगा? आप ही बताइए। कुल मिलाकर इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि यह फैसला समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम ने साफ कह दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन अगर नए सबूत नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोसिक्यूशन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार के इस कदम के बाद पीड़ित परिवार एक बार फिर न्याय की उम्मीद कर सकते हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरे सवाल छोड़ गया है। 2006 का मुंबई ट्रेन विस्फोट एक ऐसी त्रासदी थी जिसने मुंबई की आत्मा को झकझोर दिया था, लेकिन मुंबई ने हमेशा की तरह हार नहीं मानी और अपनी रफ्तार को फिर से पकड़ लिया। लेकिन 19 साल बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर उन घाव को ताजा कर दिया है। सवाल अब भी वही है कि असली दोषी कौन है? क्या पीड़ित परिवारों को कभी न्याय मिलेगा? खैर, इस मामले से जुड़े हर एक पहलू को हमने आपको बताया। अब आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या पीड़ित परिवार को कभी न्याय मिलेगा